हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले गोलाकार धात्विक सेल का वजन इतना है यदि धातु का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है तो बताइए सेल की मोटाई क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गोलाकार धात्विक सेल का मतलब क्या है। इसका मतलब है खोखला गोला, होलोस्फीयर। ये एक होलोस्फीयर है, खोखला गोला है जिसकी एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर है। बताइए इस गोले की थिकनेस क्या है, मोटाई क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि खोखले गोले की जब एक्सटर्नल रेडियस दे दी, अगर इंटरनल रेडियस आपको पता हो तो आप इस गोले की मोटाई, सेल की मोटाई बता सकते हो। इसके लिए आपको इस गोलाकार सेल का वेट दे रखा है और साथ में उस मेटल से जिसे बना है उसका आपको डेंसिटी दे रखी है। तो एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि जब कभी भी आपको किसी सॉलिड का वेट कैलकुलेट करना हो तो आप वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका वेट हो गया। किसी भी सॉलिड का वेट किसके इक्वल है, उस सॉलिड का वॉल्यूम कितना है और जिस मेटल से ये सॉलिड बना हुआ है इसकी डेंसिटी क्या है। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो इसकी इंटरनल रेडियस आ जाएगी और फिर हम इसकी थिकनेस बता देंगे। तो शुरुआत करिए। इसका वेट कितना दिया है ये देखिए, 6688। ये इसका वेट दिया हुआ है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, होलोस्फीयर है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। पाई का मान आपको दिया है 22/7, कैपिटल आर क्यूब 6 का होल क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और डेंसिटी आपको दी है, ये देखिए आप 10.5 है, 21/2 लिख देता हूं। ये सब आपको दे रखी है। कैलकुलेट कर दीजिए। स्मॉल रेडियस, स्मॉल आर आ जाएगा यानी इंटरनल रेडियस आ जाएगी। आंसर बताएंगे। ये देखिए 10 इंटू 7 21 से 21 तो कैंसिल कर दो, 22 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 304 हो गया। इस 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया 152 बार। तो आप कह सकते हो ये 152 है, ये 216 है। तो आर क्यूब को इधर ले लो तो आर क्यूब का मान कितना हुआ, ये हो गया 216। 6 का क्यूब 216 और इसमें से 152 माइनस कर दीजिए। ये देखिए आपके पास 16 और 48 64 बच गया। क्यूब रूट ज्ञात कर दें तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हुई 4। यानी इस स्फेरिकल सेल की जो इंटरनल रेडियस है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो फिर थिकनेस कितनी हुई, 6 में से 4 कम कर दीजिए, 2 इसका आंसर है। 6 सेंटीमीटर इसकी एक्सटर्नल रेडियस है, इंटरनल रेडियस 4 आई है आपके पास। आपके पास इस स्फेरिकल सेल की, इस गोलाकार सेल की जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास। एल्जेब्रा से क्वेश्चन है ये, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 342। बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है। मैं आपसे ही कह रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है और इसको मैं मान लेता हूं a, कैपिटल A। तो मुझे इस कैपिटल A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है 6, ए बी बी सी सी ए को हमने ए मान लिया, और इन दोनों की सहायता से और आप डायरेक्ट लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपने क्लासेज में ध्यान दिया हो तो इसके स्क्वायर में इसका दुगुना घटा दीजिए, यानी 6 का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दीजिए इसका डबल। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर दे रखी है, ए बी बी सी सी ए का मान अगर आपको पता है, तो इन दोनों की सहायता से आप ये चीज लिख सकते हो। ये आपका हो गया 36 माइनस 2a। अब एक कंडीशन आपके पास और बची हुई है, ये कंडीशन और बची हुई है। इसके फैक्टर, इसका पहला फैक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी, जिसका मान दे रखा है 6। इसके फैक्टर लिख रहा हूं और फैक्टर में वैल्यू लिख रहा हूं। इसका फैक्टर पहला है a प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू 6 है, इनटू फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ये रहा 36 माइनस 2a, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस कॉमन ले लिया, ए ये हो गया, और इस प्रकार से इसकी वैल्यू है 342। आप इसको सोल्व कर दीजिए, ए का मान अर्थात इसका मान आ जाएगा। देखिए कैसे, ये 6 ये कट रहा है 36 और ये 57 टाइम्स। आप खुद ही बता दीजिए, ये 36 है, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3a, तो माइनस 3a का मान 36 कम करेंगे, या आपके पास 21 आ गया। बताइए a का मान कितना हुआ, -7। इसकी वैल्यू -7 है, ये इसका आंसर है। ये स्टेप मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं। इसके फैक्टर आपको पता है, इसके फैक्टर क्या होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इसके फैक्टर हो गए, और इज इक्वल टू 342। देखिए, अगर आप हर फॉर्मूले को लिखोगे, देखिए डायरेक्ट मान लिखिए ना आप, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ गया, इसका मान ये कैलकुलेट कर रखा, और ये माइनस कॉमन लेने के बाद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा, जिसका मान आपने ए मान रखा है, तो ये लिखा है मैंने। ये तो आपका ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, और इसको माइनस ए लिखा है। बाकी वैल्यू सोल्व कर दीजिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनको पूरा लिखोगे तो ये काफी लेंदी है। खूब बता रखा है क्लास में इनका, इन दोनों की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए का मान अगर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से डायरेक्ट लिखी जाती है। ये मान डायरेक्ट लिख दिया, और इसका फॉर्मूला जिसमें वैल्यू रखनी हो, कुछ नहीं करना है। ये आपका ए बी सी का सम है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए बी बी सी सी है। सोल्व कर ए की वैल्यू -7। अगला क्वेश्चन आपके पास, देखिए क्या है। (68) में कह रहा है x at -34x4 + 1 इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या है? एक काम करिए, आप इसको x4 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको x4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ गया x4, और इसको डिवाइड करते हैं तो 1/x4, और इसको x4 से डिवाइड करेंगे तो 34 जो इधर जाके हो जाएगा 34। मैंने x4 से डिवाइड किया प्रत्येक टर्म को। आपको कैलकुलेट क्या करना है? x³ + 1/x³ की वैल्यू, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आप खुद बताइए, इसमें 2 जोड़कर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x² + 1/x² आ जाएगा डायरेक्ट। ये देखिए, 2 जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6, यानी 34 + 2, ये 6 आ गया। और मैंने आपको अलजेब्रा के दौरान
बताया था कि जब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है, तो तरीके और भी हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं p-1 √p+2। अगर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर है p की वैल्यू, ये आपका p है 6। तो ये देखिए 6 - 1 5, 6 + 2 8, ये इसका आंसर है 5√8, थर्ड ऑप्शन। अलग कुछ भी नहीं है, पहले x4 से डिवाइड करोगे तो इसका मान आएगा 34। अब जब आपको ये पावर्स रिड्यूस करनी होती हैं तो 4 से 2 पे आना है, तो 2 जोड़ के स्क्वायर रूट ले दो बस। इसमें 2 जोड़ेंगे 36 का वर्गमूल 6, ये इसका मान हो गया। अब इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा आपको कि स्क्वायर से क्यू पर जाना है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपका p है, p को यहां पुट करिए, 6 - 1 5 और 6 + 2 8, आंसर आ गया 5√8। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है आपसे कि क्लास 9th के सेक्शन ए तथा बी के 90 छात्रों का गणित में एवरेज स्कोर 63 है। क्लास 9th 2 सेक्शन ए और बी, टोटल जो है 90 और इनका एवरेज स्कोर जो है 63 है। इसने एक बात और कही है कि सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 ज्यादा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो 90 तो टोटल ही हैं, तो इसका ए में 50 छात्र हो गए और बी में 40 छात्र हो गए टोटल 90। देखिए टोटल 90 भी हो गया और इसके छात्र इससे 10 ज्यादा भी हो गए। ठीक, फिर इसने कहा सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की औसत छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। यानी सेक्शन ए का एवरेज मार्क्स जो है ना, ये बी से 30% एक्सेस है। बताओ सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक क्या है? अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें छात्र 50, इसमें 40, इसको रेशियो में लिखोगे तो 5 और 4। ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा एवरेज, सॉरी नंबर काउंटिंग। छात्र संख्या लिखी है किस रेशियो में? 5 और 4। अब एवरेज की बात करिए। ये कह रहा है कि ये एवरेज इस एवरेज से 30% ज्यादा, 30% और 3/10 है, अर्थात इनका एवरेज 10 है मार्क्स, तो इनका एवरेज 13 मार्क्स है। ये एवरेज मार्क्स आ गए। 50 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, ये इस पहले सेंटेंस से आइडिया लग रहा है। फिर ये कह रहा है कि सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स सेक्शन बी के एवरेज मार्क्स से 30% ज्यादा हैं। 30% निकाल लो, 3/10 होता है, अर्थात इसके मार्क्स 10 हैं तो इसके 3 ज्यादा यानी 13। और मैंने खूब बताया है कि जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मार्क्स आ जाते हैं। सेक्शन ए के टोटल मार्क्स 65 हैं और सेक्शन बी के टोटल मार्क्स हैं 40। लेकिन आएंगे किस में? रेशियो में, क्योंकि ऑलरेडी आपने रेशियो ले रखा है। ये सेक्शन ए के मार्क्स हैं और ये सेक्शन बी के मार्क्स। तो बताइए सेक्शन ए के टोटल मार्क्स ये, सेक्शन बी के टोटल मार्क्स ये, तो इस प्रकार से दोनों सेक्शन के टोटल मार्क्स हुए। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 105, इनको ऐड करिए 105। कट रहा है, छोड़ दीजिए आप, तो 105 ले लीजिए। और इस 105 का मान इसने कितना बताया कि 90 छात्र हैं, एवरेज 63 है, तो 90 × 63। सेक्शन ए के टोटल मार्क्स, सेक्शन बी के टोटल मार्क्स, दोनों सेक्शन के टोटल मार्क्स, ये हमारे हिसाब से हुई 105, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 90 × 63। अब यहां से एक इकाई का मान ज्ञात करो। तो देखिए एक इकाई का मान कितना है आपके पास? आप इसको काटिए, 15 से कट गया 6 बार और ये 15 7, तो ये कट गया 9 बार। एक इकाई बराबर 54।
तो बताइए सेक्शन बी के टोटल मार्क्स कितने हुए? ये तो एक इकाई का मान है, 1 बराबर 54 है, तो 40 बराबर क्या है? ये देखिए 40 बराबर हो गया 40 इंटू 54। ये सेक्शन बी के टोटल मार्क्स हैं और सेक्शन बी में स्टूडेंट कितने हैं? 40। तो एवरेज कितना हुआ? ये देखिए एवरेज हुआ यहां पर 40 इंटू 54 और इसको 40 से ही डिवाइड कर दीजिए, कट गया आपके पास 54। ये सेक्शन बी का एवरेज आपको प्राप्त हो गया 54, फोर्थ ऑप्शन। रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा से, टोटल 90 स्टूडेंट और सेक्शन ए के छात्र सेक्शन बी के छात्र से 10 ज्यादा, तो इसका मतलब इसमें 50, इसमें 40। सेक्शन ए का एवरेज मार्क्स जो है वो सेक्शन बी के एवरेज मार्क्स से 30% ज्यादा। तो देखिए दो चीजें दी है इसने, एक तो छात्र संख्या और एक इनका एवरेज। तो छात्र संख्या में रेशियो में लिख रहा हूं 5 और 4 और एवरेज में रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं परसेंटेज से 13 और 10। सेक्शन ए में 5 स्टूडेंट, एवरेज 13 है, टोटल 65 नंबर हैं सेक्शन ए के। ऐसे सेक्शन बी के टोटल मार्क्स हैं 40। तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों सेक्शन टोटल मार्क्स 105 है, जो 90 इंटू 63 के बराबर होना चाहिए। एक इकाई का मान 54 आ गया। 1 बराबर 54 है। अब ये कह रहा है कि बी के एवरेज मार्क्स कितने हैं? तो ये तो बी के टोटल मार्क्स हैं, एवरेज नहीं है। 1 बराबर 54 तो 40 बराबर हो गए इतना। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है 40 का भाग भी देना है। तो सेक्शन बी के टोटल मार्क्स आ गए ये 40 इंटू 54, क्योंकि एक इकाई इसके बराबर है, तो फिर तो ये 40 इकाई किसके बराबर है? ये तो है बी के सेक्शन बी के टोटल मार्क्स। तो 40 का मान आपके पास है। अब आपको ज्ञात करना है सेक्शन बी के छात्रों का एवरेज है, तो 40 का भाग दे दो, कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 54। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 69 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है, इसे प्रत्येक 5,547 की 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाती है। यह कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की दर यह है 7.5% पर एनम, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है? आप एक काम करिए, पहले इस चीज को समझिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो A अपॉन P का मान क्या हुआ? ये हुआ 100 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर n। ये किसका रेशियो है? ये मिश्र धन और मूलधन का रेशियो है। मिश्र धन और मूलधन का रेशियो है, ठीक। इसने रेट कितनी बताई? 7.5। तो ये हुआ 107 सही 1/2 और ये हो गया 100 पावर n। और अब आप देखिए ये 215/200 यानी 43/40 की पावर n। अगर मैं n का मान 1 रखता हूं तो मेरे पास 1 वर्ष का मूलधन और मिश्रण आ जाएगा। अगर n का मान 2 रखता हूं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करेंगे तो 2 साल के लिए मूलधन और मिश्रण आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने क्लास में आपको बता रखी हैं। अब इसका यूज करना है यहां पर। अगर n का मान 1 रखोगे तो मिश्रधन 43 है और मूलधन 40 है, और n का मान 2 रखोगे तो यह 1849 है, यह 1600 है, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इन चीजों को आप यूज करिए। यह आपका मिश्रधन मूलधन का रेशियो है। अब यूज कैसे करना है वो देखिए आप। यह आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया
और ये अमाउंट हो गया। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो मूलधन 40 है और ये 43 है, और अगर मैं 2 साल की बात करूं तो ये 400 है और इसका स्क्वायर ये हो गया 1849। 2 वर्ष में 400 रुपए, 400 से 1600, 2 वर्ष में 1600 रुपए का मिश्र धन ये है। ठीक, 2 वर्ष में 1600 रुपए का मिश्र धन ये है। आप ये कह सकते हो कि इस मिश्र धन के कोरिस्पोंडिंग मूलधन ये है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 2 किस्तें चुकाई 33 रुपए की और समान किस्तें हैं, तो एक किस्त पहले वर्ष पर चुकाई, दूसरी किस्त दूसरे वर्ष पर चुकाई, लेकिन किस्तें समान, लेकिन ये किस्तें समान नहीं है। तो एक काम करिए, आप इसको आप 43 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते ये राशि आ जाएगी, तो आपको यहां भी इसको 43 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अब आप देखो, ये आपका 1600 हो गया और ये आपका हो गया 172, यानी 1720, 1700 1600 यानी 3320, ये तो आपका हो गया 3320। और इधर ये कितना हो गया, ये इनको ऐड कर ले, इसका डबल ही करना है क्योंकि ये भी तो 1879 है, तो ये हो गया 3698। इनमें से एक भी चीज लिखने वाली नहीं है, बस समझना आपको अब यहां से है। देखिए, इसने 1849 की 2 किस्तें डिपॉजिट करी। अब पहले वर्ष में 1849 जो डिपॉजिट किया उसका मूलधन ये है, और दूसरे वर्ष में जो ये धन जमा किया, किस्त जमा की 1849 की, इसका मूलधन ये है। तो इस प्रकार से टोटल कितना जमा किया, 3698, और इनका मूलधन कितना है 3320। तो बताओ ब्याज कितना हुआ, यहां से इनका डिफरेंस देख लो आप। ये आपके पास हो गया 78 और 378, ये आपके पास हो गया 378 रुपए। उसने 378 रुपए ब्याज के रूप में दिए हैं, लेकिन अब इन 378 का मान क्या है वो आप यहां समझिए। देखिए, मैं यहां आपको बता देता हूं इसको। ये किस्त आपकी 1849 रुपए की एक्चुअल किस्त ये है, तो आप यहीं से इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि 1849 का मान है 5547 रुपीज। तो फिर देखिए, इसका जब 3 गुना है तो 1 इकाई बराबर ये हो जाएगा 3 रुपए, 3 गुना है, तो इसका मान ज्ञात कर दो। 378 का मान क्या हुआ, तो 378 का 3 गुना कर दीजिए, आपके पास 8 24 तो 1 हो गया, 21 2 23 2 और 9 2 11। ये लीजिए, ये टोटल ब्याज उसने पे किया है 1134। ये पहला ऑप्शन इसका आंसर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये सारी चीजें तो अब बता रखी हैं, इनकी जरूरत है ही नहीं। ये तो दिमाग में होना चाहिए कि ये मिश्र धन और मूलधन का रेशियो आ जाता है। 1 वर्ष के लिए यहां 1 रखना होता है, 2 वर्ष के लिए 2 रखना होता है, तो आप डायरेक्ट ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। 1 वर्ष में ये होगा, 2 वर्ष में स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 वर्ष में क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष की बात करें तो ये 40 का स्क्वायर 1600 और ये 1849 हो गया। अब देखिए, इस मिश्र धन का मूलधन ये है और इस मिश्र धन का मूलधन ये है, लेकिन ये किसने समान बता रहा है, तो किस समान बनाने के लिए मैंने इसको 43 से गुणा किया, क्योंकि ये भी 1849 हो जाएगा। तो 1 वर्ष बाद में 1849 जो किस्त चुकाई ना, उसका मूलधन ये है, और 2 वर्ष बाद में जो किस्त चुकाई उसका मूलधन ये है। तो टोटल मूलधन तो ये है, चुकाया गया ये है, तो इनका डिफरेंस का इंटरेस्ट हो गया 378। अब किस्त 1849 की है और ये कह रहा है कि 5547 से बराबर कर दीजिए, 1 इकाई बराबर 3, तो 378 को 3 से गुणा कर दीजिए, 1134 रुपए। ये जो मैंने सब लिखा है, इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। आप ये बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, इसका मतलब है 20/100, अर्थात 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज के। इसका मतलब यही हुआ।
अगर काट दें तो 1/5 अर्थात 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज का। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल अमाउंट तो क्या हुआ 5 और ये 1 रुपए ब्याज का है, मिस्र ने क्या हुआ 6। ठीक, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ और ये अमाउंट हुआ। तो आप इसको पिक करिए यहां से, ये तो एग्जाम्पल लिया है, अब इसको पिक करिए। 7.5% का मतलब क्या हुआ 15/2, यानी 15/2% का मतलब हो गया आपका 15/200 हो गया। देख लीजिए आप परसेंटेज को हटाओ, 100 लगाना पड़ेगा। 7.5% 15/2% बराबर ये, यानी कितना हो गया 3 और ये 40। देखिए जिस प्रकार से मैं इसको मूलधन बोल रहा हूं, इसको ब्याज बोल रहा हूं, तो मिश्र दिन इसमें जोड़ देंगे तो यहां मूलधन कितना है 40 और ये इसका ब्याज है, 3 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 43। 1 वर्ष के लिए ये हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा। तो सेकंड ईयर के लिए आपको स्क्वायर करना, स्क्वायर के लिए मैंने लॉजिक बताया क्यों करना है, तो फिर उसमें ये 1600 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1849। ये लीजिए, ये चीज मैंने यहां लिखी है। फिर 43 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि समान किस्तें चुका रहा है, यानी ये 1849 है तो इसको 1849 बता दो। तो 1 वर्ष में 1849 का मूलधन ये हो गया, 2 वर्ष में 1849 का मूलधन ये, टोटल मूलधन ये है, अमाउंट ये है, इन दोनों का डिफरेंस ब्याज हो गया। अब इसका मान दे रखा आगे से, इसका मान आपको 5547 1/3 तो 378 बराबर कितना ब्याज उसने चुका है 1134। इस तरीके से आप कंप्लीट समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन से क्या कह रहा है। 2 लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का एरिया क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक काम करिए, एक छोटा सा ग्राफ तैयार करिए। इसमें पॉइंट क्या क्या लोगे देखिए, मैंने x को ले लिया 0 तो y मेरे पास आ गया 8। ठीक, फिर y को ले लिया 0 तो x मेरे पास आ गया 3। ये लीजिए, इसका ग्राफ खींच रहा हूं मैं, ये ग्राफ आपका ये हो गया, ये आपका है यहां पर 30 और ये यहां पर है 08। ठीक, ये तो इसका ग्राफ। ऐसे इसको देखिए, इस पे भी 2 पॉइंट लीजिए आप। मैंने x को 0 लिया, y का मान 8 आ गया, डायरेक्ट देखो आप, और फिर मैं y का मान 0 लिया तो ये -4, तो इसका ग्राफ भी खींचो। 08 तो यही है और -40 ये रहा, ये लीजिए, ये दूसरा ग्राफ हो गया, ये है -4 और 0। और अब आपको इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया तो 1/2, बेस कितना हो गया 4 इकाई ये है, 3 ये, टोटल हो गया 7 और हाइट ये है जो है 8, तो ये 8 यानी 56/2 28 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर है, पहला ऑप्शन। कुछ नहीं, डायरेक्ट आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, x को 0 लेकर y ज्ञात कर लो, y 0 लेकर x ज्ञात कर लो, 2 पॉइंट आ गए। ऐसे x को 0 लेकर y ज्ञात कर लो, y को 0 लेकर x, इसके 2 पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये दूरी, क्योंकि ये 4 है, पॉजिटिव लेना नेगेटिव नहीं लेना, और ये 3, 4 3 7, बेस आपका 7 हो गया, हाइट आपकी 8 होगी। फॉर्मूला यूज कर दिए, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया आ गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 72। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 72। फिर से अलजेब्रा से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रेजेंट में खूब आ रहा है एग्जाम्स में, चाहे आपका CHSL हो, चाहे आपका CGL हो, CPO SI में भी इसको नहीं छोड़ते, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ रहा है। ये कह रहा है कि ये इसके बराबर है, बताओ इसका मान क्या है, a + b - c की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब आपको ABC पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करेंगे, अगर इसमें बेसिक यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं। इसमें क्या करोगे,
सबसे पहले x को 1 ले लो और y को 0 ले लो, आपको a मिल जाएगा। इस पूरे रिलेशन में x को 1 ले लीजिए, y को 0 ले लीजिए, आपके पास डायरेक्ट a आ जाएगा। देखिए, अगर ये 0 लेंगे तो ये 27 हुआ, अगर ये 0 लेंगे और ये 1 लेंगे तो माइनस का 8 हुआ। इधर इसको 1 और 0 लेंगे तो 1 ही हुआ, और इसको 1 और 0 लेंगे तो 0, ये तो 0 0 हो गए, a हुआ। ये लीजिए इंटू a, आपके पास a का मान आ गया 19। बड़ा सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 1 लिख दो, y की वैल्यू 0। अब x को 0 लिख दो और y को 1 लिख दो। अगर आप इसको 0 लिखेंगे तो ये आपका 27 ही होगा। इसको 0 1 लिखोगे तो -1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस का 8 हो जाएगा। अगर इसको 0 इसको 1 लिखोगे तो ये 5 होगा, और ये आपका x 0 है, ये 0 और ये प्लस का b हो गया, इंटू b हो गया। अब आप देख लीजिए 35, 27 8 35, 35 में 5 का भाग दीजिए, आपके पास b का मान आ गया 7। अब एक चीज और बच गई, ये c कैसे आए? तो अब इसको भी 1 लिख दो और इसको भी 1 लिख दो, c भी आ जाएगा। कैसे आएगा? जब c कैलकुलेट करो तो a b इनको यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे 1 और 1, 2 2 का क्यूब 8, तो ये 216 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया, छोड़ो। अगर 1 और 1 लेंगे तो ये 6 हो गया, इसको 1 लेंगे तो a की वैल्यू 19 हो गई, b की वैल्यू 7 हो गई, और 1 और 1 लेंगे तो ये c हो गया। इसको इससे काट दीजिए, 36 बार कट जाएगा, 36, और ये 19 7 26, c का मान 10 हो गया। सब c का मान 10 हो गया। ये सारी वैल्यू इसमें रख दो, सोल्व कर दो। ये लीजिए a प्लस बी माइनस सी, a का मान 19, b का मान 7, और ये हो गया माइनस का 10। लेकिन 19 7 26 बिल्कुल से, और इस प्रकार से 19 और 7 26 में 10 कम कर दिए, 16 इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक से लेंदी हो जाएगा। ये तरीका आप यूज करो। मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, या तो हम क्या करें, इनमें एक्स क्यूब वाई क्यूब और एक्स वाई के कोफिशिएंट्स जो है कंपेयर करें, एक्स वाई नहीं, सी एक्स वाई के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वो तो लेंदी पड़ जाएगा। फिर ये शॉर्ट में बड़ा सिंपल सा तरीका, एक बार तो x को 1 y को 0 रख दो, a आ जाएगा। दूसरी बार x को 0 रख दो, y को 1 रख दो, b आ जाएगा, और फिर 1 1 लिख दीजिए तो आपके पास c आ जाएगा। लेकिन जब ये कैलकुलेट करें तो इन दोनों वैल्यूज को आपको यहां काम में लेना है। 16 इसका आंसर हो जाएगा। चेक जरूर एक बार फिर से कर लीजिए, मैं चाहता हूं। 1 0 तो 27 हो गया, 1 0 तो माइनस का 8 हो गया, 1 और 0 तो ये 1 हो गया, 1 और 0 तो ये a हो गया, a का मान 19। फिर 0 1 के लिए 0 और 1, ये तो आपका 27 होगा, 0 1 तो माइनस और प्लस का 8 होगा, 0 1 तो ये 5 हो जाएगा, और ये 0 और ये 0 और ये 1 तो b का मान आ गया 7। फिर 1 1 लिखोगे तो ये 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 27 216, 1 माइनस 1 0 हो ही गया, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 19 हो गया, 7 हो गया, और ये हो गया सी, बिल्कुल से। ये आपका 36 में से 26 कम कर दीजिए, सी का मान 10 है, वैल्यू रखा, आंसर बताए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा सावधान से भी करने पड़ते हैं। कैसे करें इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। आप बोर्ड मास का नियम अच्छे से जानते हैं। आप बोर्ड मास के नियम को आपको ध्यान रखना है, और सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए। और सोल्व करने के लिए मुख जबानी लिखना कुछ भी नहीं है,
18 इंटू 3, देखिए पहले तो मल्टी डिवीजन से पहले ऑफ सोल होगा, 54 हो जाएगा। 3/54 1/18, 1/3 इसका मान हो गया 1/3। देखो देखें जो अंडरलाइन कर रखा है इसका मान 1/3 है। कैसे? मैं कह रहा हूं पहले ही मल्टीप्लाई होगा, 54 हो जाएगा, 54 का भाग लगेगा 3 में तो 1/18, 1/18 से गुणा होगा 1/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, इसकी वैल्यू 7 होगी, ये लीजिए। क्यों होगी 7? अरे भाई 6 में 18 का भाग दो 1/3, 3 से 21 कट जाएगा 7 पर। फिर आप इस पे चलिए, माइनस का 3/2, 3 में 2 का भाग देना है। फिर प्लस का 3 है, माइनस। अब माइनस के बाद में ये क्या है इसको भी देखो आप। इस पूरे का मान 1, पूरे का मान 1। देखो कैसे, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होगा तो 3/27 हो गया, 1/9, 9 से 9 कट गया, 1 आ गया। बस इसको सोल्व कर दीजिए। एलसीएम क्या आ गया? 6। तो ये तो हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 42, और ये हो गया आपका 3 3 9, माइनस का 9, और ये इसको 2 ले लेता हूं तो 6 दूनी 12। ये हो गया 54, 54 2 56, 56 में 9 कम कर दीजिए, आपके पास 47/6। यही सोल्व कर सके। इन 3 को तो एक साथ सोल्व कर ले, ज्यादा बेटर होता, 9 ले लेते इनकी जगह, कोई बात नहीं, खैर सॉल्यूशन वही है। कौन सा ऑप्शन आंसर है? थर्ड, 27/6 आंसर है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को इस तरीके से आप डायरेक्ट मुक्त जुबानी सोल्व करने की कोशिश करें। बोर्ड मास का नियम आपके जहन में होना चाहिए और यूज करते जाएं। आप डायरेक्ट यहां इसको लिख सकते हो और ऐड करके आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी एग्जाम्स खूब आ रही है। इसको सोल्व करके और इसका मान बताना है। देखिए इसका मान बताने के लिए आपके पास एबीसी होने चाहिए। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान दीजिए। मैं तरीका जो मैं क्लास में बताता हूं उसको यहां भी आप यूज करिए। 45/53, इसको उल्टा करो, 53/45, और अब भाग दो, भाग एक बार जाएगा और शेषफल 8 आएगा। ये कोसेंट और ये रिमाइंडर, और इसको भी मैं कह दो 8/45 लिख दो आप, रिमाइंडर को छोड़ो, फिर आप इसको 8/45, एक बार भाग जाएगा, 8 बचेगा 45। अब आप इसका उल्टा करो, 45/8, ये देखिए 5 बार भाग चला गया, 40, कितना बच गया? 5, 5/8। अब मैं आपको ये बता दूं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, सी भी कैलकुलेट करना बाकी। आप फिर से इसका रेसिप्रोकल कर लो, 8 में 5 का भाग दो, अब भाग जाएगा एक बार, लेकिन ध्यान रहे ये देखिए यहां माइनस का 2/5 है, तो ये आना चाहिए। अगर ये प्लस में होता तो डायरेक्ट वही प्रोसेस। भाग कितनी बार जा रहा है? एक बार नहीं, आप 2 बार दीजिए, 2 बार भाग देंगे 10, तो बचेगा माइनस का 2/5। अगर माइनस में है तो इसको एडजस्ट करना जरूरी है, लास्ट में प्लस में नहीं रखोगे, और इस प्रकार से यह आपका आ गया सी। और अब उसका मान बता दीजिए, 4 इंटू ए माइनस बी प्लस 3c का मान क्या हुआ? ये तो 4 इंटू 1, और b की वैल्यू आपके पास है 5, और c की वैल्यू है आपके पास 2, यानी 3 इंटू 2। आपके पास इसका आंसर आएगा 6 4 10 -5 यानी 5। ये आंसर हो जाए थर्ड ऑप्शन। करना क्या है, इसका उल्टा करो, 53/45, एक बार भाग गया 8/45, इसका उल्टा करके फिर भाग दे दो,
तो 5 बार भाग गया 5/8, फिर इसका उल्टा करके फिर भाग दे दो, लेकिन लास्ट में ये चीज मैच करनी चाहिए। अब ये माइनस में है तो इसको प्लस के रूप में ब्रेक नहीं करेंगे, माइनस के रूप में। भाग एक बार जा रहा है लेकिन आप 2 बार दोगे, 2 बार भाग चला गया और अब आप 2 बार भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा -2 और बट्टे 5। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी को यूज कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 75। परसेंटेज से है। यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम। अब ये सारी कैलकुलेशन तब हो जब आपके पास x हो, और x को कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ, इसने क्या कहा, ये ज्यादा है। 250 का x प्लस 20% ज्यादा है, किससे? 220 के x परसेंट से, यानी ये इससे ज्यादा है कितना? 25%। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका 125% हुआ। यानी आप ये कहोगे 250 का x प्लस 20% का 100 होता ही है। ये जो है ना, ये इसका 125% है। इसका 125, क्यों? क्योंकि ये इससे 25% ज्यादा है तो इसका 125%, यानी 220 इंटू एक्स बटा 100 और इंटू 125 बटा 100। इससे एक्स आ गया, एक्स आते आंसर भी आ गया। देखिए कैसे, ये सारा कैंसिल हो गया, ये काट दीजिए। ये आपका हो गया 5/4, 4 से कट गया 55 बार, 55 तो ये आप 5 इंटू 5 ये 11, तो ये कट गया 25 से 10 बार। आपके पास क्या बचा? 10x प्लस 200 बराबर 11x। आप कह सकते हो x का मान कितना हुआ? 200। ये जिस x की बात कर रहा है वो 200 है। सिर्फ ये एक सेंटेंस पहले समझ में आना चाहिए कि ये इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा? 25%, अर्थात ये इसका 125% है। और ये परसेंट बट्टे 100 भी लगाने की परसेंटेज 1% कटेगा, 1 बचेगा जो 16 हो जाएगा। x का मान 200 आ जाएगा आपके पास। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अबे x का मान 200 है तो x प्लस 50 कितना हुआ? 250। 250 का 10% कितना हुआ? 25। डायरेक्ट कैलकुलेट करो। x का मान 200 है, 200 का 15% कितना हुआ? 30। अब ये कह रहा है कि ये इससे कितना कम। अरे ये तो डायरेक्ट आंसर दे दो ना, कितना कम है? 5। किससे? 30 से, और परसेंटेज में इंटू 100। आप कह सकते हैं 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर है, पहला ऑप्शन। भाई जब x का मान 200 कैलकुलेट कर लिया तो 250 का 10% 25 होता है, और फिर x का मान 200 यहां लेते हैं तो 200 का 15% 30 होता है। ये कह रहा है कि ये इससे कितना कम है, तो ये तो इससे कितना कम है? 5 कम है। 5 कम है किससे? 30 से, तो 5/30 इंटू 100 या 1/6 करके फिर डायरेक्ट बता दिया 16 से 2/3%। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 75। अगला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो मैं तो करो इसमें 45 डिग्री एंगल रख दो। वैसे ही 0 और 90 नहीं रख सकते, 90 पे इनफाइनाइट हो रहे हैं, 90 पे इनफाइनाइट, और 0 रख दिया तो कंप्लीट ये इनफाइनाइट हो गया। सॉरी 1, ये देखिए 0 आ जाएगा ये 0 रखने पर, तो ये 0 बट्टे में आने का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 0 90 तो नहीं रख पाएंगे। अब इसमें 45 डिग्री वैल्यू रख दो, एंगल रख दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन 45 1/√2, ठीक।
इसका मान 45 पे हो गया 0, तो फिर तो पूरा गुणा होकर 0 हो गया ये तो। और 45 पे ये कितना है, ये 2 है, ये लीजिए, ये तो इसका हो गया। 45 पे ये हो गया √2 - 1/2, √2 आएगा ये, देख लो आप, 1/√2, √2 - 1/, ये 45 पे 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2, और लास्ट में ये √2 और +1, ये देखिए मैंने रखा है थीटा का मान 45 डिग्री, और ये सारी कैलकुलेशन है। ये आपका 2/√2 है, आप देखिए ये भी 2/√2 ही आ रहा है। कैसे, √2 - 1, √2 +1, ये 1 हो गया, 2/√2, और कट के आंसर कितना आ गया, 1। 45 डिग्री पर 1, अब आप 45 डिग्री इसमें रखो तो इस पूरे का मान एक्चुअल में होगा 2, ये इसका आंसर नहीं है, ये -1 आंसर नहीं हो सकता, ये होगा 1/2 45 डिग्री पर, तो ये आंसर नहीं है, इसका आंसर 1 आ रहा है, तो ये 1। डायरेक्ट 1 तो मत कह देना, कई बार क्या होता है इनका मान भी 1 होता है, तो आप जो वैल्यू क्वेश्चन में रखी वो ऑप्शन में रखो। क्वेश्चन का मान अगर 1 आ रहा है तो ऑप्शन का मान भी 1 ही आना चाहिए। आप 45 रखोगे तो ये 2 आएगा, ये -1 है, ये 1/2 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और 1/√2 मल्टीप्लाई को 1/2, ये 1 है, ये इसका आंसर, फोर्थ ऑप्शन आंसर। एंगल रखिए, 3-4-5 मेथड यूज कर लीजिए आप, वो भी यूज हो जाएगा। एंगल जब रखें तो ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसा कोई एंगल नहीं लेना जिससे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए या फिर इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा कोई एंगल मत लेना। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 77। देखो देखें क्या कह रहा है। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। अब यह कह रहा है कि यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज ये है तो धनराशि क्या है। डायरेक्ट सॉल्यूशन है, 11 वर्ष का ब्याज दिया है ना, तो 11 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, परसेंटेज में डायरेक्ट 12%, तो ये हो गया, ये आपका हो गया 12%। 4 वर्ष का ब्याज 8% की रेट से, ये हो गया 832%। ठीक, अब 3 वर्ष ये हो गए, 7 वर्ष हो गए, 4 वर्ष और बचे। अब 4 वर्ष के लिए रेट 12 लगेगी, 7 वर्ष के बाद अगले जो 4 वर्ष है ना उसमें रेट आपकी 12 लगेगी, तो 12 चौक 48%, ये हो गया। ये लीजिए 11 वर्ष का ब्याज कितना हो, सबको जोड़ के देखो आप, ये आपका हो गया 44 और 48, 92%। आप कह रहे हो 92% ब्याज है और क्वेश्चन कह रहा है 27600 ये ब्याज है, तो अगर 92% बराबर ये है तो 100% यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या, वो धनराशि क्या है। तो पहले तो आप 1% यानी 92 से कट रहा है, ये डायरेक्ट 3 बार कट रहा है, तो ये 300 रुपए हो गए। तो बता दीजिए 100% का मान क्या है, यही वो धनराशि है। ये आपके पास हो गया 300 और 2 जीरो लगा दीजिए, 30,000 रुपए, ये इसका आंसर है, चौथा ऑप्शन। 12% ब्याज ये है, 32%, 12 और 32 44%, तो ये हो गया। और 4 वर्ष, और क्योंकि ऑलरेडी यहां 7 वर्ष हो चुके हैं, 11 वर्ष की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष ही बचे, 4 वर्ष में रेट ये 12% लगेगी, तो 48% वो हो गया। टोटल ब्याज 92%, 92% की वैल्यू ये है, आपको 100 का मान बताना, 30,000 रुपए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है कि ओ सेंटर वाले सर्किल में BC एक कोड है और BC की विपरीत दिशा में वृत्त पर बिंदु D और A इस प्रकार से हैं कि एंगल DBC 28 डिग्री है और साथ में BD और DC इक्वल भी हैं, एंगल BOC कितना है।
ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया, ये कोई जीवा ले लीजिए BC। अब ये कह रहा है BC के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए BC के एक डायरेक्शन में तो सेंटर है, इसका अपोजिट ये हुआ, इस डायरेक्शन में इस सर्किल पर दो बिंदु हैं D और A, ये D ले लीजिए और यहां से A ले लीजिए, ठीक। अब इसने क्या कहा साथ में, एंगल DBC, यानी एंगल DBC ये हुआ, ये एंगल 28 डिग्री है। लेकिन साथ में एक बात और कही, BD और DC बराबर, BD और DC बराबर, ये बराबर है, अगर ये और ये बराबर तो ये भी तो 28 डिग्री हुआ। और अब ये कह रहा है कि बताओ आप ये एंगल कितना है, ये एंगल बताओ, एंगल BOC। तो ये तो हो जाएगा, देखिए कैसे, ये 28 है और ये 28, कितना हुआ 56, तो 56 180 में से कम करो, ये 124 डिग्री का एंगल है और इसका ये डबल होता है, 124 का मतलब 248 हुआ और ये 248 है तो 360 में 248 घटाओ 112 डिग्री है, ये इसका आंसर है 112 डिग्री, पहला ऑप्शन। डायग्राम सही नहीं बना, इसने ये बात कही कि BC के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस BC कोड के एक साइड में तो ये सेंटर बता दिया शुरू में, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये हुआ, यहां पर ये D है और ये दोनों भुजाएं बराबर बता रहा है, ये और ये, तो ये दोनों एंगल बराबर हुए 28 से तो 28, और अब 180 में से ये 56 कम कर दो 124, इसका डबल ये हुआ 228 और 360 में से ये 228 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 112 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 79। x का मान आपको दिया है, रूट x की वैल्यू पूछ रहा है, रूट x की वैल्यू। एक काम करिए आप, ये जो 1875 है, रूट 1875, ये 625 का 3 गुना है, 625 का 3 गुना, ये 1200 है, ये 400 का 3 गुना है, ये 400 का 3 गुना है। मैं कह रहा हूं 3 का भाग इसमें भी दो, देखें इसमें और इसमें भी दे, 3 का भाग 8 3 24 3 27 इसमें भी जा रहा है, 7 से 13 और 8 21 इसमें भी जा रहा है, यानी प्रत्येक पद में 3 का भाग जा रहा है, तो आप भाग दे दीजिए, 3 का भाग देंगे, अब भाग काय को देना, काट दो वैसे ही आप, वो तो फैक्टर आएगा सब में, 3 तो कटेगा, 3 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 625 का हो गया 25 बट्टे, अब इसमें 3 का भाग देंगे तो 1 और यह आपका हो गया 2 और 9 और 1 8 6 1296, 3 का भाग देंगे तो ये 1296 का वर्गमूल कितना हो गया 36, ठीक। ये 3 का भाग दें 400 400 का कितना हुआ 20, और इसमें 3 का भाग दें, 3 दूनी 6 और 5 3 15 और ये 256 का वर्गमूल कितना हो गया 16, ये लीजिए पूरा निपटारा हो गया। और अब इसमें और देखो, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, ये अलग टर्म हो गई, अब 3 का भाग नहीं इसमें जा रहा, लेकिन मुझे पता है ये 25 × 7 है, तो क्यों ना 7 का भाग जा सकता है, तो 7 का भाग दो आप, 7 दूनी 14 3 9 7 5 35 4 और 2 42 जा रहा है, तो 7 से काट दो आप, 7 से काटोगे तो 25 बचा, रूट 25 का कितना हो गया 5, और ये देखिए 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 5 35 4 2 और ये 256 का कितना हो गया 16। बस इसका आप, ये तो x हुआ ना, अब इसका अंडर रूट भी तो ज्ञात करना है, कि अंडर रूट ज्ञात करना नहीं भूल जाए। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये देखिए ये आपका 25/36 × 16/20 उल्टा हो जाएगा और ये 5/16 सब कट के इसका आंसर आ जाएगा, ये देखिए
16 से तो 16 काटो और ये से काटो ये 4 बार, और अब बाकी कुछ कटेगा नहीं। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, और 6 और 2 6 दूनी 12, 5/12 इसका आंसर है। ये रूट एक्स का मान आ गया। ये तो एक्स का मान है ना, ये पूरा एक्स का मान है, इसका रूट याद करना है तो रूट पहले लगा लो आप। फोर्थ ऑप्शन आंसर। यानी हिंट यहां से मिलेगा 25 इंटू 7, तो 7 का भाग देके देखो। यहां 625 इंटू 3, तो 3 का भाग दे देके देखो। 3 से सब कट रहे हैं, ये सब 3 से कट रहे हैं, ये 7 से कट रहे हैं, तो आपको 3 से काटने 625, ये 400, ये 256, ये 1296, 36 का वर्ग होता है ये, तो डायरेक्ट लिखे जाएंगे ये तो। और ये आपका 5/16 हो ही गया। रूट याद करने के लिए रूट पहले लगा दीजिए, कहीं भूल गए तो कई बार ऑप्शन दे देता है ऐसा ऑप्शन भी जो गलत होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 80, 80वां क्वेश्चन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन प्रेजेंट में ये एग्जाम से काफी आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ए अपनी चाल को अगर डबल कर दे तो उससे 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 1.5 घंटा ज्यादा लगता है। बताओ 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को इसी चाल से कितना समय लग जाएगा? अब देखिए, आप शुरुआत यहां से करिए। 90 किलोमीटर दूरी तय करनी है किसको? बी को। कितना समय लगेगा? अरे भाई, समय तो तब आएगा ना जब हमारे पास बी की स्पीड आएगी। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है बी की स्पीड कैलकुलेट करना। समझ गए इस चीज को? 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर बी की स्पीड का पता चल जाए तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके और टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका टारगेट यहां पर मेन है बी की स्पीड कैलकुलेट करना। आप ये बताओ, ए को बी से 1.5 घंटा ज्यादा लगेगा। ए को बी से 1.5 घंटा ज्यादा 80 किलोमीटर दूरी तय करने में। ध्यान दीजिए, जबकि यहां तो 40 था। तो एक काम करो कि 80 किलोमीटर 1.5 घंटा ज्यादा लगेगा, अगर मैं इसको 40 कर दूं तो फिर कितना ज्यादा लगेगा? 45 मिनट। समझेंगे इस चीज को? हटा दो इसको। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ए अपनी चाल को डबल कर दे तो उसे 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 45 मिनट ज्यादा लगेंगे। अब बताओ 90 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को कितना समय लगेगा? एक बार क्वेश्चन को फिर से रहने दीजिए। आप तो ये समझ में आना चाहिए कि 80 किलोमीटर 1.5 घंटा ज्यादा, तो 40 में आधा करेंगे तो ये भी आधा कर लो। ये आपका 90 मिनट है, 1.5 घंटा तो 45 मिनट। और अब यहां से क्वेश्चन होगा, देखिए जो भी मैं लिख रहा हूं ए के लिए लिख रहा हूं, ठीक? ए की स्पीड 1 से बढ़कर हो गई 2। ये पहले की स्पीड है और ये अब की स्पीड है। ये तो कहा है ए अपनी चाल को डबल कर दे। अगर चाल को डबल कर दे तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1। अगर ए अपनी स्पीड को 1 से बढ़ाकर 2 करेगा तो टाइम 2 से घटकर 1 लग जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। आपकी स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा। पहले 2 घंटे लग रहे थे, अब 1 घंटा लगेगा। और इन दोनों टाइम में कितना अंतर? 1 का। और इस 1 का मान आप ये बताओ, पहले इसको 2 घंटे लग रहे थे, अब इसको 45 मिनट लगेंगे। कौन सी दूरी को तय करने में? 40 किलोमीटर को। तो टाइम कितना कम हो गया देखना। देखें, 45 मिनट 2 घंटे है और ये 75 मिनट, 75 मिनट। देखो आप 2 घंटे से 45 मिनट पे आ गए तो इसमें 75 मिनट कम लगे ना। तो ए का टाइम यहां तो है 1 और ये बता रहा है 75 मिनट एक्चुअल, तो 1 बराबर 75 मिनट है। तो आप 2 बराबर कैलकुलेट कर लो।
2 इकाई बराबर 150, 150 मिनट कह दो, या 2.5 घंटे कह दीजिए, 2 से 1/2 घंटे, एक ही बात। यानी पहले ए को कितना टाइम लग रहा था? 2.5 घंटे लग रहे थे। पहले ए को 2.5 घंटे लग रहे थे, जबकि इसने कहा कि ए को बी से 2 घंटे ज्यादा, तो बी को तो आधा घंटा लग रहा था, इसलिए बी का समय कितना हुआ? सिर्फ आधा घंटा। आप खुद ही देखो, पहले ए को 2.5 घंटे लगते और बी को आधा, तो देखिए ए का टाइम बी के टाइम से 2 घंटे कम हो गया, आधा घंटा। ठीक, अब बी को आधा घंटा लगा किस दूरी को तय करने में? 40 किलोमीटर। तो बी की स्पीड क्या हुई? बी की स्पीड हुई 40 किलोमीटर आधा घंटे में, तो ये कितना हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर। ये है बी की स्पीड। बी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और अब आपको आंसर बताना है। जो टाइम इसने पूछा है, रिक्वायर्ड टाइम है ये, कि 90 किलोमीटर जाना है 80 की स्पीड से जाना, तो 9/8 घंटे हो गए। 9/8 घंटे, जिसको आप लिख सकते हो 1 से 1/8 घंटे। ये इसका आंसर है। 90 किलोमीटर दूरी को तय करने में बी को टाइम लगेगा 1 से 1/8 घंटे। रिपीट कर रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं, बुकलेट में भी 3 क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन है, और पिछले एग्जाम में भी आया था, ये फिर रिपीट हुआ है, तो प्रेजेंट में ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसको अवॉइड कर जाएं। पहली बात तो ये देखिए, 90 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को कितना समय लगेगा, तो ये समय ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए बी की स्पीड। अब बी की स्पीड कैसे ज्ञात करें? देखिए, 40 किलोमीटर में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, और 40 किलोमीटर में ए को बी से 45 मिनट ज्यादा लगता है। ये जरूर मैंने 40 से तो ये 40 कर दिया, या इसको डबल करो, फिर 2 में से करना पड़ेगा। अब आप बताओ, इस 40 किलोमीटर को तय करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा या 45 मिनट ज्यादा, तो ए के टाइम में वेरिएशन कितना आया? 75 मिनट का। 75 मिनट का वेरिएशन क्यों आया? क्योंकि ए की स्पीड डबल हो गई। तो वही चीज लिखी है मैंने कि ए की स्पीड पहले 1 थी, अब 2 हो गई, तो टाइम पहले 2 था, अब 1 हो गया। टाइम में अंतर कितना आएगा? 1 इकाई का, और क्वेश्चन कह रहा है 75 मिनट का। 75 मिनट, क्योंकि ये 2 घंटे ज्यादा, ये 45 मिनट ज्यादा, तो दोनों का डिफरेंस 75 मिनट हो गया ना। तो 1 इकाई बराबर 75, तो 2 बराबर कितना हुआ? ये 2.5 घंटे हो गए। यानी पहले ए को 2.5 घंटे लगे थे इस 40 किलोमीटर दूरी को तय करने में। समझ गए इस चीज को? इस 40 किलोमीटर दूरी को तय करने में ए को 2.5 घंटे लगे थे, और साथ में इसने कहा ए को बी से 2 घंटे ज्यादा, इसका मतलब बी को तो आधा घंटा ही लगा होगा। अब 40 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को आधा घंटा लगा, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है? बी की 80 है, 80 की स्पीड है। तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में 9/8 घंटे, 9/8 का 1 से 1/8 घंटे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करोगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81। ए और बी गोलों की रेडियस का योग ये है। 2 स्फीयर्स हैं, दोनों की रेडियस का सम दिया है आपको 14। ए की रेडियस बी की रेडियस से बड़ी है, और उनके सरफेस एरिया का डिफरेंस इतना है 112 पाई। बताइए इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है? पहले तो आप ये बताओ, ये आपको R1 प्लस R2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14। ये 112 पाई क्या है? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप खुद ही बताओ। 4 पाई R स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया R1 स्क्वायर,
माइनस इसका हो गया R2 स्क्वायर, लेकिन इधर आपको दिया है 112 पाई, इस 112 पाई में इस 4 पाई का भाग देना पड़ेगा, आपके पास आ गया डायरेक्ट 28। ये रेडियस का समय देखिए, गुणा कर दो, 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई का मैं डायरेक्ट भाग दे लिया, मुझे दिख रहा था पाई है तो डायरेक्ट कट जाएगा। और अब आप खुद बताओ, इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो प्लस में, तो प्लस का मान तो है 14 और माइनस में आ जाएगा R1 माइनस R2 और बराबर 28। ये देखिए R1 माइनस R2 का मान कितना हुआ, 28 में 14 का भाग दीजिए 2 के। ये मेरे पास दो चीजें आ गई, 1 और 2। अब रेडियस का रेशियो, ये देखिए रेडियस का रेशियो R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, इनको जोड़कर आधा कर दो 16, तो 16 का आधा कितना हुआ 8, और R2 का मान इनको घटाकर आधा कर दो 6, यानी रेडियस का रेशियो आ गया 4 और 3। और वॉल्यूम के रेशियो के लिए इनका क्यूब करना पड़ता, तो 4 का क्यूब हो गया 64 और ये 3 का क्यूब हो गया 27, 64 27 का रेशियो है। ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। देखिए देखिए, रेडियस का सम 14 और या R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का मान ये 28 हो ही गया। अब क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, जिसमें एक का मान तो ये है 14 और दूसरे का मान ये R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 ये हो गया। अब जोड़कर आधा करते हैं तो R1 आ गया, घटाकर आधा करोगे तो R2 आ जाएगा। R1 R2 का रेशियो 4:3 है, वॉल्यूम का रेशियो क्यूब करना पड़ता है हमेशा। रेडियस का रेशियो हो तो प्रश्न क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करना पड़ता है और वॉल्यूम के लिए क्यूब करना पड़ता है। तो डायरेक्ट इसका क्यूब करिए, 64 27 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है कि ये रेशियो इसके इक्वल है, बताओ इसका मान क्या है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। ये देखिए, ये इसे डायरेक्ट गुना हो जाएगा, ये इसे डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50a क्यूब और 20b क्यूब, और ये इससे गुना हो जाएगा 77a क्यूब माइनस 105b क्यूब। अब आप ये देखो 50 और ये 77, तो माइनस कर दो 27a क्यूब और ये इधर आके प्लस कर दो तो 125b क्यूब। क्यूब रूट ले लीजिए, 3a इज इक्वल टू 5b, यानी ये a का मान कितना हुआ 5, b का मान कितना हुआ 3। ये वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा वो भी देख लीजिए। अब आप a का मान 5 तो 15 और इसका मान 3 15, तो ये तो हो गया 30। a का मान 5 45 और 45 में से ये 6 कम कर दो 39, रेशियो आ गया 10 और 13 का, 10 और 13 का आंसर है। काट दीजिए, ये 10 हो जाएगा और ये 13, 10 13 का रेशियो, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 83। पिता और पुत्र की प्रेजेंट एज का योग 52 ईयर्स है, 52 वर्ष। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की एज पिता की एज की 1/4 होगी। 10 वर्ष बाद पुत्र पिता की एज का रेशियो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप ये बताओ कि प्रेजेंट में इनकी एज का योग 52 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद 60 नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि 4 वर्ष बाद दोनों की एज 4 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 8 वर्ष जोड़ दो, 60 वर्ष के हो जाएंगे ये दोनों। ठीक। और 60 वर्ष में भी पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4, 12/48 हो जाएंगे। लेकिन लिखिए इसको आप, पुत्र और पिता 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है।
4 वर्ष बाद इसकी एज, इसकी 1/4, ये 4 वर्ष का है तो ये 1 वर्ष का है। तो 4 वर्ष बाद दोनों मिलके कितने वर्ष के हो गए? दोनों मिलके हो गए 5 के। तो 5 का भाग दो 60 में, 12 से गुणा कर दो, दोनों की एज आ गई 4 वर्ष बाद की। टोटल एज 52 प्लस 2 इंटू 4 बराबर 60 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र और पिता की एज का रेशियो है और टोटल एज ये है। अब आपको इस एज को इस रेशियो में बांटना है। तो कैसे बांटते हैं पता ही है, 5 का भाग दो 12 बार, 12 से गुणा कर दो। ये लीजिए, ये 12 और ये 12 है, यानी पुत्र हो गया 12 वर्ष का और पिता हो गया 48 वर्ष का 4 वर्ष बाद में। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद में पुत्र पिता की एज का रेशियो बताओ। तो 6 वर्ष और जोड़ो फिर, यानी 10 वर्ष बाद आप जोड़िए 6 वर्ष। ध्यान रहे 4 वर्ष ऑलरेडी दे रखा है, 4 और 10 और 6 वर्ष और जोड़ दीजिए तो ये तो 18 वर्ष हो गया। और इसमें आप जोड़ोगे 6 तो ये हो गया 54। तो क्या रेशियो हो जाएगा? 1 और 3 का, यानी इसका आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन। चार वर्ष बाद टोटल एज ये है, ये रेशियो है, इस रेशियो में बांटना है, 6 वर्ष जोड़ के नया रेशियो बता देना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, $85। 85 में तो आपको पहले भी कहा है कि ऑप्शन अगर संख्याओं में दे रखे हैं तो एंगल रख दो आप, और एंगल मेरे हिसाब से तो 45 डिग्री रख दो, आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखो और सोल्व करना शुरू करिए। 45 पे 1/√2 घात है 6 तो 1/8 हो गया। ये ऐसे ये 1/8 हो गया और ये हो गया 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये लीजिए तो न्यूमरेटर हो गया। 45 डिग्री रखोगे तो ये √2 तो ये 2 हो गया। 45 पर ये 1/√2 1/√2 यानी ये √2 हो गया, √2 - 1 और ये √2 + 1। ये लीजिए सबकी वैल्यू रख दी। ध्यान दीजिए 1/√2 और 1/√2 दोनों मिलके 2/√2 हो गए, √2 से कट गया, √2 - 1 √2 + 1। और अब आपको ये भी पता है कि इसका मान तो 1 हो गया तो ये तो हट गया, ये मान लीजिए 1/8 1/1/4 3/4 ये 1 हो रहा है। देखो आप, ये 1/4 ये 3/4 है, दोनों जो 1/4 तो 1 हो गया और ये 2, 1/2 आंसर है इसका, फोर्थ ऑप्शन आंसर। तो इस तरीके से जब आपको ऑप्शन संख्याओं में दे रखे हैं ना, तो आप तो सूटेबल एंगल जो यहां काम कर सके, ऐसा हर एंगल तो नहीं, जैसे 0 नहीं रख सकते, 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, 90 नहीं रख सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर 45 डिग्री रखते हैं 30 60 से हो जाएगा, लेकिन इनकी बजाय 45 डिग्री ज्यादा सिंपल रहेगा। 45 डिग्री यहां वैल्यू रखो और इसकी सोल्व कर दीजिए, 1/2 इसका आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 85